ओके। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद में खड़े होकर एक 4 पन्नों का दस्तावेज पेश नहीं करते, तो क्या आपके पास में बोलने की आज़ादी, इंटरनेट चलाते हो जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये, या फिर आज जो हमारा देश एक धागे में बंधा हुआ है उसकी जगह 500 टुकड़ों में बिखर चुका होता? क्या ये चीज़ें हो पाती? क्या एक धागे में बंधा हुआ मिलता या फिर 500 टुकड़ों में बिखरा हुआ मिलता? तो आप अपनी दिमाग की सुस्ती को साइड में रखें और दिमाग की बत्ती जलाए। आज अपन विपुल इनसाइट्स पर लक्ष्मीकांत किताब का कोई सूखा टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। अपन एक ऐसी ऐतिहासिक नियत को डिकोड कर रहे हैं जिसने भारत के लोकतंत्र का चश्मा तैयार किया था। आज हम जानेंगे नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के बारे में, जिसने क्या है कि आरपीएससी और यूपीएससी के मेंस के अंदर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो बच्चों, रट्टा मारने से पहले बैकग्राउंड की कहानी समझो। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कितनी तारीख को हुई थी, ये आप सभी को याद होगा, 9 दिसंबर को। जिस दिन क्या हुआ था कि सचिंदानंद सिन्हा अपने को फर्स्ट अस्थायी अध्यक्ष मिल गए थे। उसके 2 दिन बाद में 11 दिसंबर को, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पढ़ी हुई है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। 11 दिसंबर को क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष मिल गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन क्या आपको पता है कि गाड़ी अभी रुकी हुई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो इस बैठक का बहिष्कार कर रही थी। देश में तनाव था कि संविधान कैसे बनेगा। उस टाइम के ऊपर रॉयल एंट्री होती है किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। दिन था 13 दिसंबर 1946। उनने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन नाम से जानते हैं। ये कोई आम प्रस्ताव नहीं था, ये पूरी दुनिया को भारत का जवाब था कि हम कैसा देश बनाने जा रहे हैं। और इसको पास कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। मतलब ये प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर को रखा गया था और लगभग एक महीने बाद में 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से, मतलब ऐसे नहीं कि वोटिंग वगैरह हुई थी, इसके ऊपर वोटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, सर्वसम्मति से ये पास हो गया था। अब देखा जाए तो प्रस्ताव क्या होता है, सबसे मेन चीज आपको पता होना चाहिए। प्रस्ताव उसको बोलते हैं जो कोई भी मेंबर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं ना, पीठासीन अधिकारी, उसके सामने कुछ भी बोलने के लिए रखता है, मतलब कुछ भी मांगे रखता है। या फिर एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि एक फेमस स्पीच और डॉक्यूमेंट रखता है। जिस ये टर्म अपन काम में ले रहे हैं उद्देश्य प्रस्ताव के लिए, फेमस। नहीं तो अपन क्या बोलते हैं, कोई भी स्पीच या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोई आदमी रखेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने तो उसको अपन मानते हैं प्रस्ताव। ओके, आ गई समझ में? अब इसको फेमस स्पीच और डॉक्यूमेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर वो चीजें थी जो इन फ्यूचर अपन, व्हाट वी वांट टू डू अचीव इन फ्यूचर। समझ गए? ओके। अब इसके अंदर क्या है कि 8 पॉइंट थे उद्देश्य प्रस्ताव में जो जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। तो अब आप ये बताओ कि आप भी अपने, जैसे न्यू ईयर आता है तो 1 जनवरी को रेजुलेशन लेते ही हो, संकल्प लेते हो या नहीं लेते? जैसे कि कल सुबह उठ के 4 बजे ये पढ़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और अपना 1, 2 या 3 या 4 तारीख, 5 तारीख से पहले पहले तो, शाम से पहले पहले तो पूरा का पूरा रेजुलेशन दम तोड़ देता है। और आज जो अपन रेजुलेशन पढ़ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू का जो रेजुलेशन था, ये 3 दिन नहीं, आज 80 साल बाद में भी 140 करोड़ लोगों को चला रहा है। कितने लोगों को? 140 लोगों को, 140 करोड़ लोगों को। और इसको आगे चल के क्या है कि हमें प्रियम्बल कहा गया। जो प्रस्तावना है वो इसी का ही तो एक रिफाइन रूप है। तो ऐसे कौन से 8 कड़क पॉइंट थे जिनकी वजह से ये आज तक चल रहा है? तो पहली बात होती है
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि हम भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब कैसे भारत का निर्माण चाहते हैं, जो स्वतंत्र हो, संप्रभु हो, गणराज्य हो। लेकिन अपन देखते हैं प्रियम्बल के अंदर तो ये स्वतंत्र शब्द है ही नहीं, तो ये उस टाइम पे क्यों था? इसका मतलब ये है कि क्या उस टाइम के ऊपर आप क्या है कि बार बार चीजों को भूल जाते हो। एक बात बताओ, क्या उस टाइम के ऊपर भारत स्वतंत्र था क्या? 1946 की बात चल रही है, नहीं था। तो ये चीजें लिखनी पड़ेंगी ना। तो क्या क्या लिखा? स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। स्वतंत्र का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट होगा, समझे। संप्रभु का क्या मतलब होता है कि सारे निर्णय खुद से लेगा, कोई भी डिसीजन के अंदर एक्सटर्नल कोई भी अफेयर, कोई भी एक्सटर्नल पावर यूज नहीं ली जाएगी। एंड रिपब्लिक गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जो किंग होगा या फिर हेड ऑफ स्टेट, वो हेरिडिटरी बेसिस के ऊपर न होकर नॉर्मल तरीके से चुना जाएगा। इसको बोलते हैं रिपब्लिक। ओके, अब दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया था कि भारतीय संघ का दायरा क्या होगा। जैसे कि इसके अंदर जो भारत जो संघ बनेगा वो उसका नक्शा कैसा दिखेगा, या फिर इसका क्या दायरा होगा, जो कि अपन आर्टिकल 1 से भी रिलेट करते हैं। लेकिन उस टाइम के ऊपर जब ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन लिखा गया था तो भारतीय संघ कैसा होगा, तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे? ब्रिटिश इंडिया आएगा पूरा का पूरा, और प्रिंसली स्टेट भी आएंगे। फिर ये बातें तो सबको पता है। और क्या हो सकता है सोचो? ऐसी टेरिटरीज जो आउटसाइड हैं ब्रिटिश इंडिया, और ये जो प्रिंसली स्टेट हैं जैसे कि गोवा, इनके ऊपर पोर्तुगीज का राज्य था। और कल को जैसे कि पाकिस्तान सोच ले अपन भी एक्वायर हो जाते हैं, इंडिया के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो टेरिटरीज विलिंग टू ज्वाइन सॉवरेन इंडिया, वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि सिक्किम अपने 1975 के अंदर आया था। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रांतीय स्वायत्ता और अवशिष्ट शक्तियां। तो ये समझने वाली बात है। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी उस टाइम के ऊपर कि अपन ने प्रांतों को ज्यादा से ज्यादा शक्ति देने की बात की थी, क्योंकि ये बात है 13 दिसंबर 1946 की। इस टाइम पे क्या है कि मुस्लिम लीग जो भी थी, मुस्लिम लीग के अंदर सरकार में तो इतना पहचान में आ गया था उसको कि अपनी केंद्र के अंदर तो कभी भी सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन प्रांतों में थोड़े बहुत चांस उसको लग रहे थे इन फ्यूचर के। और क्या इस टाइम के ऊपर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था या नहीं हो चुका था? नहीं हो चुका था। भारत पाक डिवीजन नहीं हुआ था। इसलिए अपन ने क्या सोचा था कि ये जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां, ये क्या है कि राज्यों को दे दो। लेकिन क्या जिन्ना माने भारत पाक का विभाजन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो ये अवशिष्ट शक्तियां सारी की सारी केंद्र के पास में वापस से अभी आ चुकी हैं, इसलिए इस चीज को मिटा दो। समझे? अगली बात अपन देखें तो दो इम्पोर्टेंट चीज है सोर्स ऑफ पावर। मतलब जो पावर है, जो भारत का जो संविधान बनेगा उसमें एक्चुअल पावर कहाँ से आएगी? ऑल पावर आर ड्राइव्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया। एक तरीके से देखा जाए तो सोर्स ऑफ पावर को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये है पावर बैंक, और ये हैं 3 छोटे छोटे स्मार्टफोन। तो ये पावर बैंक है, ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इसके अंदर मंत्री हो गया, सरपंच हो गया, XYZ, आप ऑफिसर वगैरह सब कुछ हो गए। तो इसमें क्या है कि जो पावर है वो सारी की सारी
भारत के लोगों के द्वारा मिल रही है, मतलब जनता ही शक्ति का स्रोत है, समझ गए। देन आफ्टर नागरिकों को क्या मिलेगा भाई, नागरिकों के कुछ अधिकार होने चाहिए और उनको न्याय भी मिलना चाहिए। तो नागरिकों को तीन चीजों की व्यवस्था की गई इसके अंदर। पहली न्याय, सेकंड स्वतंत्रता, थर्ड इक्वलिटी। न्याय कौन सी, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, तीनों टाइप की। सोशल न्याय कौन सी होती है कि समाज में, सोसाइटी में सभी बराबर हैं, जैसे कि कोई अनटचेबिलिटी या फिर कोई छोटा बड़ा नहीं है वो। इकोनॉमिक न्याय क्या है कि सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने की सभी को बराबर हक है। और पॉलिटिकल न्याय क्या है, जैसे कि आप वोट देने जाते हो तो आपके वोट की वैल्यू कितनी है, 1, और अंबानी वोट देने जाए तो उसकी वोट की वैल्यू कितनी है, 100। ऐसे होता है क्या, नहीं होता ना। तो पॉलिटिकल न्याय का मतलब यह है कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो और सबके वोट की वैल्यू बराबर हो। देन आफ्टर स्वतंत्रता की बात करें अपन, तो उस टाइम के ऊपर 8 टाइप की स्वतंत्रता रखी थी। कौन सी, विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की, व्यवसाय करने की, संघ बनाने की और कार्य करने की। लेकिन ये सारी चीजें किसके अंदर थी, विधि एवं नैतिकता के दायरे के अंदर ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। और सभी नागरिकों को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। कौन सी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, जो आज भी मिल रही है, जो प्रियम्बल में आप आगे चल के पढ़ोगे। एक इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि ये पूरी तरीके से कंप्लीट परिभाषा नहीं थी, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन में विधि के समक्ष समता को रखा गया था। अब अगला चलते हैं, यह है अल्पसंख्यकों और वंचितों के लिए सुरक्षा कवच। इसके अंदर क्या क्या करना था, माइनॉरिटीज का स्पेशल ध्यान रखना था, ट्राइबल्स के लिए अलग अलग चीजें करनी थी, और ये जो भी डिप्राइव्ड क्लास है उनका ध्यान रखना था। एक तरीके से इन सब के लिए एक सुरक्षा कवच के बारे में बातें की गई थी। और आगे चलकर आरक्षण, आरक्षण और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की नींव यहीं से ही रखी गई है। देन आफ्टर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अखंडता, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, ये 7वां पॉइंट देश की सुरक्षा और सीमाओं को एक कानूनी गारंटी देता है। भारत के जल, थल, नभ की रक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार की जाएगी। यह कोई हमारी सीमाओं पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। एंड देन आफ्टर 8वां और आखिरी पॉइंट भारत की उस महान संस्कृति को दर्शाता है जिसे हम वसुधैव, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम कहते हैं। मतलब भारत केवल अपने स्वार्थ के लिए आजाद नहीं हो रहा, जबकि हमारा लक्ष्य पूरी दुनिया में शांति फैलाना है। तो विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए अपन कार्य करेंगे। तो दोस्तों, यह था नेहरू जी का वह ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आगे चलकर हमारे संविधान की आत्मा बना। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना कैसे बना और सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर क्या क्या विवाद हुए। अगर आज का ये लॉजिकल बॉक्स तरीका आपको पसंद आया है तो विपुल इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि अभी जो मैंने आपको पावर बैंक वाला उदाहरण दिया था वो कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, लॉजिक लगाते रहिए। जय हिंद।